हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने मैडम का फिजिक्स वाला वीडियो देख के आया होगा। नहीं आया है तो देख लीजिए, इसके पहले ही होगा, इसके पहले ही अपलोड हुआ होगा। और आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। जब एक वाष्पशील पदार्थ में दूसरा अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, मान लीजिए, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब द्रव्य में ठोस विलय युक्त पदार्थों को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। पर इसको स्टार्ट करने से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। कल हमने दो प्रकार के अवयव लिए थे और दोनों अवयव कैसे थे? वाष्पशील थे, है ना। हमने पहला अवयव लिया था ए, जिसे हमने बोला था कि क्या है ये? पानी है। पानी कैसा द्रव्य है बेटा? पानी जो द्रव्य है वह ताप देने पर, ताप बढ़ाने पर कैसा होता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब मान लीजिए इसमें हम एक और पदार्थ मिला दें, जो कि हमारा क्या होगा? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है, वो भी मिला दे तो वो भी कैसा होगा? वाष्पशील द्रव्य होगा। तो यहां पर हमने एक और अवयव ले लिया, वह भी कैसा है? वाष्पशील अवयव। ध्यान से सुनना, ये इसीलिए रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे, तो इसके बाद में स्टार्ट होने वाले आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन तो ठीक है, पर जब अनादर्श विलयन की बात आएगी तो हमें धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़ना है। इसी वजह से थोड़ा सा रिवाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दो वाष्पशील द्रव्यों को आपस में मिलाया जाता है तो हो सकता है कभी वाष्प दाब बढ़े, कभी वाष्प दाब कम हो, हमेशा स्थिर ना हो। जिसमें स्थिर है, आप ये कह सकते हैं कि वो आदर्श विलयन है। जिसमें स्थिर ना हो वो कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन है। इसीलिए ये 2 मिनट का रिकैप, जिसमें हमने दोनों द्रव्य कैसे लिए थे वाष्पशील, उनको मिलाकर एक विलयन बनाया, तो इसका वाष्प दाब कैसा होगा? दोनों अवयवों का, दोनों अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होगा। इस पूरे विलयन का वाष्प दाब जो होगा पी, यानी कि हमारा पी ए, जो कि होगा विलायक का वाष्प दाब, प्लस पी वी, यानी कि विलय का वाष्प दाब। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा, क्योंकि इसमें पानी ने भी दाब लगाया, क्लोरोफॉर्म ने भी दाब लगाया। जब दोनों दाबों को हम आपस में जोड़ देंगे तो विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा। ठीक है। अब जब ये विलयन का वाष्प दाब, जब ये विलयन का वाष्प दाब कैसा हो? बिल्कुल बराबर हो। कैसे बराबर हो? कि जितना, जब ये दाब को हम नापें, जब ये दाब को हम नापें, तो जो योग आ रहा है, जो योग आ रहा है, यानी कि पी टी बराबर होगा P1 प्लस P2 के, तो वो विलयन होगा आदर्श विलयन। या फिर आप ये कह सकते हैं P1 समानुपाती होगा X1 के, या फिर आप ये कह सकते हैं PA समानुपाती होगा XK के। तो वो जो विलयन है वो होगा आदर्श विलयन। खैर, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले उस पर आते हैं। आज हमारे केस में हम ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो बी वाला पदार्थ है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है। दोनों द्रव्य द्रव्य थे कल वाले केस में। आज वाले केस में एक द्रव्य होगा और एक ठोस होगा। मान लीजिए एक हमारा आज एक कैसा द्रव्य होगा? एक वाष्पशील द्रव्य होगा। यानी हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसका उदाहरण लेते हैं बेटा? पानी का उदाहरण लेते हैं। तो हमारा जो आज पानी है वो कैसा होगा? वो हमारा विलायक होगा। और जो हमारा विलय होगा वो कैसा होगा? वो ठोस होगा, है ना। अब आप लोग मुझे सोच के बताइए, आप लोग मुझे सोच के बताइए, अब जब आप नमक को गर्म करेंगे, नमक को गर्म करेंगे, देखना थोड़ा सा करके, क्या वह वाष्प में परिवर्तित होता है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। इतनी जल्दी तो नहीं होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा तापमान दे, क्योंकि ठोस सीधे सीधे गैस में परिवर्तित नहीं होते। कुछ अपवाद है, जैसे कि ड्राई आइस, आप उसे खुले में रख दें तो वो धीरे धीरे करके शायद गैस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है। पर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इस विलियन का वाष्प दाब। अब जो मोटी मोटी बात है, जो मुख्य बात है, कि ये ठोस सीधे गैस में परिवर्तित नहीं होते। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ठोस कैसे होते हैं? अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। अब अवाष्पशील पदार्थ के उदाहरण आप मेरे साथ साथ सोचेंगे। सोचो, अवाष्पशील पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? आपके घर के किचन में मौजूद है। सबसे पहला शक्कर, दूसरा आप ले सकते हैं नमक, और यदि आगे जाओ तो ग्लूकोज, है ना। ऐसे कुछ द्रव्य हैं, ऐसे कुछ ठोस हैं जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने ये पढ़ा, कल हमने राउल्ट का नियम ये पढ़ा, जब वाष्पशील
ध्यान से देखना, जब वाष्पशील अवयव है ना, अवयवों के विलयन का आंशिक, वहां पर कल हमने जो पढ़ा था वहां पर हमने आंशिक दाब पढ़ा था, मगर जब हम दूसरे की बात करें तो यहां पर आ जाएगा आंशिक वाष्प दाब। उस पर आप दाब ही लिखेंगे बुक में जैसा दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उनके उनके मोल अंश के समानुपाती समानुपाती होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम इस विलयन में, सॉरी अब विलयन नहीं होगा, इस शुद्ध विलायक में हम नमक के छोटे छोटे अणु मिलाते हैं। ठीक है, नमक के छोटे छोटे अणु मिला देते हैं, छोटे मिलाओ या बड़े मिलाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसमें नमक मिला रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस विलायक में, शुद्ध विलायक में नमक मिला दिया। तो यहां पर क्या इस विलयन में जो वाष्प बनेगी उसमें नमक के अणु होंगे? सोचो 2 मिनट। क्या जब इसे गर्म किया जाएगा, जब आप इसे गर्म करेंगे और जो वाष्प बनेगी, और जो वाष्प आप ठंडा करोगे, जो वाष्प आप ठंडा करोगे, क्या वह वाष्प खारी होगी? क्या उसका स्वाद खारा होगा? यदि हाँ तो आप ये कह सकते हो कि इस वाष्प में भी नमक के अणुओं का हिस्सा है, नमक ने भी वाष्प में भाग ले लिया। ऐसा है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। यदि ऐसा होता तो बारिश जो होती वो कैसी होती? खारी होती, क्योंकि हमारे समुद्र का पानी कैसा है? खारा। पानी वाष्पशील पदार्थ, उसमें जो बहुत सारी गंदगी मिली है वो अवाष्पशील है। तो जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में पड़ता है तो वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जो वाष्प जाती है वो सिर्फ किसकी जाती है? पानी की। ओके, तो यहां पर भी एक तरह का दाब लगता होगा। अब जब हम आगे गए तो यहाँ पर वाष्प जो दाब लगा रही है वो सिर्फ किसकी वाष्प होगी? सिर्फ, तो वो जो वाष्प होगी वो सिर्फ होगी हमारे विलायक की, यानी कि किसकी? पानी की। नमक का नमक का वाष्पन की क्रिया में या फिर वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नमक एक अवाष्पशील पदार्थ है। अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैंने समुद्र के पानी वाला आपको। ठीक है, कि समुद्र में जो वाष्पन की क्रिया होती है सिर्फ पानी के अणु जाते हैं, नमक के या फिर अशुद्धियों के अणु नहीं जाते। अब जो यहाँ पर राउल्ट का नियम लिखा है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब वाष्पशील अवयवों के विलयन का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है, और क्लियरिफाई करते हैं किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पानी को हमने क्या माना हुआ है? हमारा पानी विलायक है। क्या है? विलायक। इसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये क्या है? ए है। ठीक है, अब वाष्प दाब को हमने कल जो दर्शाया था वो काय से दर्शाया था? पी से दर्शाया था। चूंकि ये विलायक का वाष्प दाब है इसीलिए काय से दर्शाएंगे इसे? पी से। तो ये है आपका वाष्पशील अवयव ए, वाष्पशील अवयव ए, और इसका आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके? इसके मोल अंश के। तो मोल अंश को दर्शाते हैं एक्स से, चूंकि ये विलायक का है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए। अब कुछ बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में भी क्वेश्चन करते हैं कि सर ए किसे माने, बी किसे माने, जीरो किसे माने, एक किसे माने। एनसीईआरटी में जीरो शब्द का प्रयोग है, कुछ जगह एक का प्रयोग है, दूसरी बुक आप जाएंगे तो वहां पे ए बी का शब्दों का प्रयोग है। तो क्या करें हम, इसके लिए क्या कर सकते? तो बेटा आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो, आप जब सॉल्व कर रहे हो, तो आप प्रॉपर यहाँ मान लो। जैसे कि जब मैंने चैप्टर यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने ये बोल दिया था हमारा पानी है, ये विलायक है, इसे हम मान लेते हैं ए। ठीक है, जब हम इसमें नमक मिलाएंगे तो ये हमारा दूसरा पदार्थ होगा जिसे हम मान लेंगे बी, जो कम मात्रा में है हम उसे क्या मान ले रहे हैं? बी। यह हमारे ऊपर है। ठीक है, जब आप लिखे प्रॉपरली तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा विलायक हमारा ए है जिसका नाम है क्या? पानी। जब ये वाष्प क्रिएट करेगा, वाष्प को हमने पी से दर्शाया, वाष्प दाब को हमने पी से दर्शाया, और किसका वाष्प दाब है? पानी का वाष्प दाब है, तो वह किसके समानुपाती होगा?
पानी के मोल अंश के समानुपाती होगा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या नमक वाष्पशील पदार्थ है? नहीं। अब इसके आगे आप लिखेंगे चूंकि अवाष्पशील 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 पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ वाष्प नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये अब मिटा देना चाहिए। इसीलिए विलयन के वाष्प दाब में उनका कोई योगदान नहीं होगा। कंप्लीट। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जब हमने विलयन बनाया तो यहाँ पर पानी के वाष्प दाब की बात हो रही थी, पानी ही दाब वाष्प बना रहा था, तो वही दाब लगाया, नमक नहीं लगाएगा। तो मुझे बताओ, इस विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन का पूरा वाष्प दाब किस पर निर्भर है? इस विलयन का यदि मैं ग्राफ बनाऊं, इस विलयन का ग्राफ बनाऊं, यहां पर लिख दूं मोल अंश, यहां पर लिख दूं मोल अंश, और यहां पर लिख दूं वाष्प दाब। क्या लिख दूं? वाष्प दाब। तो क्या यदि मैं पानी के मोल अंश को बढ़ाते जाऊं, तो क्या मेरा वाष्प दाब बढ़ेगा? जी हाँ। यदि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी वाष्प दाब 1 हो जाएगा। यदि इधर आगे आप मोल अंश 2 करोगे तो इधर भी बढ़ते चला जाएगा। तो यह एक सरल रेखा में गमन करेगा। पानी के मोल अंश आप जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ते चला जाएगा। तो पूर्ण रूप से यह किस पर निर्भर है? पानी के अणुओं की मात्रा पर, पानी के मोल अंश पर। ठीक है। जितना ज्यादा आप पानी लेंगे उतना ज्यादा वाष्पन की क्रिया होते रहेगी, वाष्प बनती रहेगी। परंतु जब हम विलयन के अणुसंग गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक संबंध स्थापित करेंगे। भले ही अवाष्पशील पदार्थ वाष्प नहीं बनाते, परंतु यह वाष्पन की क्रिया को कम कर देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, बहुत बहुत काम की बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। क्या होगा, जब आपने शुद्ध पानी लिया तो सिर्फ पानी के अणु थे, जब आप ताप देंगे तो बिल्कुल ही बहुत स्पीड से बाहर होंगे। ठीक है। परंतु जब हम आपने इसमें नमक मिला दिया तो जो वाष्पन की क्रिया होगी वह पानी के ऊपरी सतह पर नमक के अणु धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएंगे, बीच में भी इकट्ठे हो जाएंगे। जब पानी निकलेगा तो नमक के अणु ने रोक के रखने की कोशिश करेंगे, जो वाष्पन की क्रिया है उसे धीमा कर देंगे, और यही जो धीमा हुआ इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन, जिसे कि आप पढ़ेंगे अणु संघ के गुणधर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कितनी आसानी से हमने बता दिया। अब जब ही हमारा विलयन तैयार हो गया, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि विलयन का पूर्ण वाष्प दाब, विलयन का पूर्ण वाष्प दाब विलायक के मोल अंश पर निर्भर होता है। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि विलायक के अणु यदि आप बढ़ा दो, विलायक की मात्रा यदि आप बढ़ा दो, विलायक के मोल अंश यदि आप बढ़ा दो तो वाष्प दाब बढ़ते चला जाएगा, और विलायक की मात्रा यदि आप कम कर दो तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं पीएस यानी विलयन का पूर्ण वाष्प दाब समानुपाती होगा विलायक के मोल अंश के। ठीक है। आप ऐसा भी ले सकते हैं, पीएस बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। यहाँ पर ए भी आ सकता है, पहले हमने आंशिक वाष्प दाब माना था, परंतु यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब की बात
नहीं होगी। यहाँ पर विलयन का पूरा वाष्प दाब निर्भर करेगा विलायक के मोल अंश के, और यही है राउल्ट का नियम। किसके लिए? जब वाष्पशील पदार्थ में एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए। बोलो कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से इसे नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले बार पे लिखा था। फिर उसकी नीचे ये वाली लाइन आपको लिखनी है। फिर जब ये वाली लाइन आप लिखेंगे उसकी नीचे ये वाली लिखेंगे, विलयन का पूर्ण वाष्प दाब विलायक के मोल अंश पर निर्भर करता है, इसीलिए पीएस यानी कि विलयन का पूर्ण वाष्प दाब समानुपाती होगा XA के। और जब हम यहाँ पे हटाएंगे तो आप ये लिख लेंगे पीएस यानी विलयन का पूर्ण वाष्प दाब या संपूर्ण वाष्प दाब। ठीक है, क्या है ये? फिर आप लिखेंगे पी नॉट ए, या फिर आप लिखेंगे पी नॉट ए। हम सिर्फ लिखेंगे पी नॉट ए, तो आपको पता है क्या है? पी ए है विलायक का दाब, विलायक का वाष्प दाब। तो पी नॉट यहाँ पर लिखेंगे आप क्या है? स्थिरांक। जैसे हेनरी का स्थिरांक होता है KH, वैसे ही यहाँ पर पी नॉट है राउल्ट का स्थिरांक। अब एक्स ए क्या है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह है विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। आप पी नॉट के लिए ये भी लिख सकते हैं कि यह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का स्थिरांक है। ये भी करेक्ट है, कोई लोड की बात नहीं है। मोल अंश। इस प्रकार से फटाफट से सारी चीजें नोट करो और बताओ कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आगे जो बात होने वाली है, जो हमने दो वाष्पशील द्रव्य कल लिए थे, कल वाले वीडियो में लिए थे, नहीं देखा है देख लो, क्योंकि इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन तो ठीक है, सारे पदों पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा। राउल्ट का नियम क्या होता है कि PA समानुपाती होगा XA के। मतलब यदि विलायक है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। ऐसे ही विलय का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा विलय के मोल अंश के। तो यदि ये पालन हो रहा है तो यहाँ पर राउल्ट का नियम पारित होगा। परंतु यदि ऐसा नहीं हो रहा, जो वाष्प दाब की रेखा हमने खींची थी ऐसी सीधी नहीं ऐसी आड़ी वाली, वह पूर्ण रूप से पारित नहीं हो रही, वह रेखा की बजाय वाष्प दाब ऐसा चला गया या फिर ऐसा चला गया, तो वहां पर निकल के आएगा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। फिर उसी के अंतर्गत निकल के आएगा न्यूनतम स्थिरांकी विलयन और अधिकतम स्थिरांकी विलयन। बहुत ही दिमाग कंफ्यूज करने वाली चीज है, पर हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे उसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फटाफट से नोट करो, कमेंट करके बताओ। और इसके बाद आपको मैडम पढ़ाने वाली है बायोलॉजी। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री के लेक्चर लंबे करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी केमिस्ट्री के लेक्चर लंबे करने में। सॉरी, इसके केमिस्ट्री के लेक्चर लंबे करने में यदि आप कमेंट करोगे तो हम बिल्कुल और लॉन्ग वीडियोस इन्हें बनाते रहेंगे। पर मेरे हिसाब से यदि आप तीनों सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़ोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आपको आते रहेगा। इसी उम्मीद के साथ में जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसके बाद बायोलॉजी का लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। नोट्स के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। मुलाकात करिए अगले वीडियो में। राधे राधे।